जय हिंद। आज हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड राजनीति विज्ञान के जो पहले चैप्टर को पढ़ रहे थे, जिसका नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, इसके हम लोग तीसरे पार्ट को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले इसके 2 और पार्ट बने हैं और उन दोनों पार्ट के वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जा कर के आप उन दोनों वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में ये जो आज का टॉपिक है, इसमें हम लोग मुख्य रूप से राजनीति में जाति के जो महत्व है, इसकी जो भूमिका है, उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि यहाँ पे लोकतंत्र में या जो भी राजनीति होता है, उस राजनीति में जाति की क्या भूमिका होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे सामाजिक विभाजन में जाति। सामाजिक विभाजन में जाति की क्या भूमिका है। बात करें हम लोग सामाजिक विभाजन के बारे में, तो इसमें 3 ऐसे तत्व हैं जो सामाजिक विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसमें पहला है जाति, दूसरा है धर्म और तीसरा है लिंग। ये तीनों सामाजिक विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से यहाँ पे जाति के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि सामाजिक विभाजन में जाति की क्या भूमिका है और ये राजनीति में क्या भूमिका निभाती है। सामाजिक विभाजन के 3 अभिव्यक्तियों में जाति की अवधारणा अति महत्वपूर्ण है। सामाजिक विभाजन के जो तीनों तत्व हैं, जाति, धर्म और लिंग, उसमें जाति की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। राजनीति में इनके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू की महत्ता है और यहाँ पे राजनीति में जाति का सकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है और नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है, यानी कि इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव राजनीति में पड़ते हैं। यहाँ पे बात करें तो जाति जो है वो राजनीति में कई तरह की भूमिकाओं को निभाती है, उन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे देखें तो एक तरफ राजनीति में जातीय विभिन्नताएं और असमानताएं वंचित और कमज़ोर समुदायों के लिए अपनी बातें आगे बढ़ाने और सत्ता में अपनी हिस्सेदारी मांगने की गुंजाइश पैदा करती है। अगर इसके हम सकारात्मक बात करें कि इसके सकारात्मक प्रभाव क्या हैं, तो जाति क्या करती है कि ये जो हमारे समाज में वैसे लोग हैं जो जाति के नाम पे नीचे रह गए हैं, समुदाय, वो कमज़ोर समुदाय जो दब के रह गए हैं, उनको अपनी बातों को रखने का और राजनीति में अपने हिस्सेदारी को मांग करने का एक मौका देती है जाति। जाति के नाम पे लोग एकजुट होते हैं, एक जाति के लोग एक संगठन बनाते हैं और उस संगठन के द्वारा, उस पार्टी के द्वारा एक राजनीतिक दल बना करके भी यहाँ पे ये अपनी मांगों को सरकार के सामने रखते हैं और इस तरह से राजनीति को ये प्रभावित करते हैं। तो ये एक तरह से हुआ सकारात्मक प्रभाव, क्योंकि इससे उस जाति को आगे बढ़ने का, ऊपर उठने का मौका मिलेगा। दूसरी तरफ बात करें तो सिर्फ जाति पर जोर देना नुकसानदेह भी हो सकता है। अगर सिर्फ जाति के नाम पर राजनीति किया जाए, सिर्फ जाति के नाम पर ही राजनीति हो, तो ये नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। ये लोकतंत्र के लिए, किसी देश के लिए खतरा भी साबित हो सकता है। सिर्फ जाति का पहचान पर आधारित राजनीति लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं होता है। अगर सिर्फ जाति के नाम पर किसी लोकतांत्रिक देश में राजनीति हो रही है, तो वो वहाँ के लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र का तो सिद्धांत ही है कि वो समानता रखता है। और ऐसे में अगर किसी जाति विशेष के लिए नाम पे अगर वहाँ पे राजनीति होने लगे, तो फिर वहाँ के लोकतंत्र का जो मूल सिद्धांत है उसका ही कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो अगर सिर्फ जाति के नाम पे राजनीति किया जाने लगे, तो ये यहाँ पे लोकतंत्र को नुकसान पहुँचा सकता है, लोकतंत्र के लिए कहीं से भी शुभ नहीं माना जाता है। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि जाति राजनीति में एक सकारात्मक भूमिका भी निभा रही है, तो दूसरी तरफ ये नकारात्मक भूमिका को भी निभा रही है। अब यहाँ पे जातिगत असमानताएं। ये जातिगत असमानताएं होते कैसे हैं, मतलब कि ये कहाँ से आता है, कैसे जाति में असमानताएं उत्पन्न होती है। हम लोग दुनिया भर के सभी समाज को, अगर हम दुनिया भर के किसी भी समाज को देखें, तो वहाँ पे जातिगत असमानताएं पाई जाती है। तो वहाँ पे सामाजिक असमानताएं और श्रम विभाजन पर आधारित समुदाय विद्यमान है, यानी कि मेहनत के आधार पे, श्रम विभाजन के आधार पे और सामाजिक असमानताएं किसी भी समाज में विद्यमान रहता है। जैसे हम लोग बात करें भारत की, तो भारत में तो जात है ही, जातिवाद तो है ही। अगर हम लोग अमेरिका की बात करें तो वहाँ पे भी सामाजिक विभाजन है, वहाँ पे भी सामाजिक विभिन्नताएं पाई जाती है और वहाँ पे श्वेत अश्वेत के नाम पे होता है। हम लोग फ्रांस की बात करेंगे तो फ्रांस में भी है, वहाँ के भी समाज जो है वो प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट में बटा हुआ है। तो इस तरह से
किसी भी देश में हम चले जाएं, दुनिया के किसी भी देश में जाएं, किसी भी समाज में जाएं, वहाँ पे सामाजिक असमानता मिल ही जाएगा, ये विद्यमान रहता है। वहाँ के समाज में ये पहले से ही मौजूद रहता है। भले उसका स्वरूप अलग अलग हो, लेकिन सामाजिक विभिन्नताएं दुनिया के किसी भी समाज में जाएं वहाँ पे मिल जाएगा। तो भारत भी इससे बचा हुआ नहीं है। भारत में भी सामाजिक असमानता यहाँ पे मौजूद है। भारत की तरह दूसरे देशों में भी पेशा के आधार पर वंशानुगत है, यानी कि जिस तरह से एक तरह से हम लोग भारत में कहें जातिगत असमानता में, तो यहाँ पे होता क्या है कि जो मोची है तो मोची के बेटा मोची बनेगा। ज़्यादातर केसेज में देखते हैं नेता का बेटा नेता बनता है, एक्टर का बेटा एक्टर बनता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनेगा, किसान का बेटा किसान बनेगा। तो इस तरह से यहाँ पे जो पेशा है वो वंशानुगत है, यानी कि जो उसके बाप दादा करते थे उसी के आधार पर अगला जनरेशन भी वही काम को करता है। तो एक तरह से ये वंशानुगत है, और ये सिर्फ भारत में नहीं है, दुनिया भर में भी ये चीज़ पाए जाते हैं। पेशा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में समय चला आता है। ये इसी तरह से जैसे अगर कोई यहाँ पे दूध मापने का काम कर रहा है तो उसका बेटा भी वही काम करेगा, उसका पोता भी वही काम करेगा, उसका आने वाला अगला पीढ़ी जो है वो भी उसी काम को करते जा रहा है। और इसी आधार पर, इसी पेशे पर आधारित सामुदायिक व्यवस्था ही जाति कहलाती है। इसके बाद जब ये काम एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में चलते जाता है तो यहीं से जाति नाम के शब्द का उत्पत्ति होता है। इसी को हम लोग फिर आगे जाति का नाम दे देते हैं। जैसे कि अगर हम पुराने ज़माने में बात करें तो वैसे लोग जो चमड़े के जूते बनाते थे उन्हें आज चमार जाति के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उनके दादा परदादा पिता जो भी थे वे सभी लोग इसी काम से जुड़े हुए थे, और वो वंशानुगत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो चलते आ रहा था, और उनका एक नाम दे दिया गया कि ये चमार जाति के हैं। उसी तरह से अगर हम लोग बात करें ब्राह्मण जाति की, तो ब्राह्मण जाति में एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लगातार चलते रहा, पूजा पाठ कराना, वेदों को पढ़ना, उनके ज्ञान को अर्जित करना, तो ये ब्राह्मण में चल रहा था, तो उसी को एक नाम दे दिया गया ब्राह्मण जाति। उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति दूध मापने का काम करता है तो उसका बेटा भी वही काम कर रहा है, पोता भी वही काम कर रहा है, उसका आने वाला पीढ़ी भी उसी काम को कर रहा है, तो उसको नाम दे दिया गया कि ये तो ग्वाले जाति का है। यानी कहने का मतलब है कि जो जाति शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसे हम जाति कहते हैं, वो मुख्य रूप से यहाँ पे पेशा के कारण इसकी उत्पत्ति हुई है। पेशे के आधार पे ही जाति का नाम दिया गया है। यह व्यवस्था जब अस्थायी हो जाता है तो श्रम विभाजन का अतिवादी रूप कहलाता है, जिसे हम जाति के नाम से पुकारने लगते हैं। तो जब यही व्यवस्था अस्थायी रूप से चलने लगता है तो उसी को हम लोग जाति का नाम दे देते हैं। यह एक खास अर्थ में समाज में दूसरे समुदाय से भिन्न हो जाता है। जब इस तरह के जाति बनता है तो इन जातियों का जो विचारधारा है, जो काम है, जो पेशा है, वो एक दूसरे से अलग हो जाता है। इस प्रकार के वंशानुगत पेशा पर आधारित समुदाय, जिसे हम जाति कहते हैं, की स्वीकृति रीति रिवाज से भी हो जाती है। एक यहाँ पे पेशा के कारण तो जाति का निर्माण होता ही है, साथ ही साथ यहाँ पे रीति रिवाजों के आधार पे भी जाति का स्थापना होता है, जाति शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ पे पेशा के आधार पे और रीति रिवाजों के आधार पे ही ये जाति शब्द का जन्म हुआ है। ये जो जाति आज हमारे समाज में है उसकी शुरुआत ऐसे ही हुई है। इनकी पहचान एक अलग समुदाय के रूप में होता है और इस समुदाय के सभी व्यक्तियों की एक या मिलती जुलती पेशा होती है। अब यहाँ पे जब यही चीज़ बृहत रूप ले लेता है, बड़ा रूप ले लेता है, तो इनका एक अलग समुदाय बन जाता है। आज के ज़माने हम लोग देखें तो ब्राह्मण जाति का अपना एक समुदाय है, ग्वाले जाति का अपना समुदाय है, और जो मोची जाति के हैं उनका एक अपना समुदाय है। फिर यहाँ पे हम लोग देखें तो इन सभी समुदाय में सभी लोगों का काम लगभग एक जैसा होता है, मिलता जुलता होता है। जैसे कि जो भी व्यक्ति जो ब्राह्मण जाति से बिलोंग करते हैं उनका मुख्य पेशा एक तरह से पूजा पाठ करवाना ही होता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें मोची जाति की, तो उसमें मुख्य रूप से उन लोग चमड़ा के ही जो भी जूता चप्पल बनाते हैं उसी का काम करेंगे। और बात करें तीसरा हम लोग ग्वाले की, तो ग्वाले जाति के जो समुदाय हैं वो मुख्य रूप से दूध खरीद बिक्री का ही काम करते हैं। तो इस तरह से ये समुदाय का एक तरह से मिलता जुलता पेशा मिल जाता है। कुछ केसेज में ये एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं कि दूसरे रोजगार में लगे हों, लेकिन ज़्यादातर संख्या में देखा जाए तो इन लोगों की जो पेशा है वो एक ही होता है, एक ही पेशा से खास करके ये लोग जुड़े होते हैं। फिर आगे क्या होता है कि इनके बेटे बेटियों की शादी तथा खान पान भी समान समुदाय में ही होता है।
यही चीज़ आगे बढ़ के क्या हो जाता है कि जो भी शादी विवाह होगा, खान पान होगा, लेन देन होगा, आन जान जो भी होगा, हर तरह के समारोह जो भी कार्य हैं वो एक समुदाय, जो एक ही समुदाय के हैं उन्हीं के बीच होगा। जैसे कि अगर ग्वाले के बेटी को या बेटे का शादी करना है तो वो किसी ग्वाले जाति वाले से ही करेगा, उसी समुदाय में करेगा, ब्राह्मण ब्राह्मण में करेगा, मोची मोची में करेगा। खान पान भी, लोगों का लेन देन भी उसी जाति में रहता है। अन्य समुदाय में शादी न हो सकते हैं और न ही करने की कोशिश करते हैं। ये चीज़ इतना आगे बढ़ जाता है, जाति से ये समुदाय इतना बढ़ जाता है कि आगे चल करके कोई भी व्यक्ति अपने समुदाय से बाहर ना तो शादी कर सकता है, न करने की कोशिश तक भी नहीं कर सकता है। महत्वपूर्ण पारिवारिक आयोजन और सामुदायिक आयोजन में भी अपने समुदाय के साथ एक पांच में बैठकर भोजन करते हैं। यहाँ पे अगर कोई कार्यक्रम भी हो रहा है सामाजिक, तो वहाँ पे अपने समुदाय के लोग अपना करते हैं। जैसे मोची का अपना हो जाएगा, ब्राह्मण का अपना हो जाएगा, ग्वाले का अपना हो जाएगा, और वो अपने समुदाय वाले के साथ ही एक साथ बैठ के भोजन कर सकते हैं। किसी ब्राह्मण को या ग्वाले को कहिएगा कि मोची के साथ में बैठकर भोजन कीजिए, तो आज तो खैर बहुत संभव हो चुका है, लेकिन एक ज़माना ऐसा था कि ये चीज़ संभव नहीं था। तो यहाँ पे लोग कोई सामुदायिक आयोजन भी करते थे तो उसमें अपने समुदाय के साथ ही बैठकर भोजन करते थे, और उसमें एक ही समुदाय के लोग मिल करके वो आयोजन करते थे। अगर किसी एक समुदाय का बेटा या बेटी किसी दूसरे समुदाय के बेटा या बेटी से शादी कर लेते हैं तो उसे 5 से काट दिया जाता है तथा उसके परिवार को भी उस समुदाय से निष्कासित कर दिया जाता है। तो आज इसमें सुधार हो चुका है, लेकिन एक ज़माना ऐसा था कि अगर एक समुदाय, यानी कि अभी हम 3 जो समुदाय का उदाहरण लेकर चल रहे हैं, ब्राह्मण, ग्वाला और मोची, इनमें से किसी एक समुदाय का बेटा या बेटी किसी दूसरे समुदाय में, अपने समुदाय को छोड़ करके, अपने जाति को छोड़ करके किसी दूसरे जाति में समुदाय में शादी विवाह कर लेता था, तो उसको वहाँ पे उस समाज से निष्कासित कर दिया जाता था, उस समुदाय से उसे निकाल दिया जाता था। उसको और उसके परिवार को, पूरे परिवार को उसे समुदाय से ही बाहर कर दिया जाता था। लोग उसके साथ खाना पीना, बोलना चलना, ये सभी चीज़ें, लेन देन जो भी होता है, वो सभी चीज़ों को छोड़ देते थे, क्योंकि वो उनका बेटा या बेटी जो है वो किसी दूसरे समुदाय के बेटा बेटी से जब शादी कर लेता था, तो इस तरह की भी यहाँ पे चीज़ें होती थी। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे वर्ण व्यवस्था, जो कि हमारे भारत में बहुत ही बेहतर तरीके से इसको बनाया गया था। तो देखिए, वर्ण व्यवस्था जातिगत समुदाय का एक बड़ा वर्ग है। जब ये जातिगत समुदाय और बड़ा करें तो उसी को हम लोग वर्ण व्यवस्था कहते हैं। जाति जो है वो वर्ण व्यवस्था का छोटा रूप है, उससे छोटा रूप को हम लोग जाति कहते हैं। हम लोग जब वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं तो इसमें कई जातियां समाहित हो जाती है, इसमें कई सारे जाति मिल जाते हैं। अर्थात वर्ण व्यवस्था जो है वो जाति समूहों का एक पद के अनुसार व्यवस्था है। यहाँ पे अलग अलग जाति वाले को एक पद के अनुसार व्यवस्था बनाया गया है, उसी को हम लोग वर्ण व्यवस्था कहते हैं। जिसमें एक जाति के लोग सामाजिक पायदान पर सबसे ऊपर रहेंगे तो किसी अन्य जाति के समूह के लोग सबसे नीचे रहते हैं। तो जब वर्ण व्यवस्था बनता है उसमें पद बनाया जाता है, जिसमें एक जाति, खास जाति के लोग, इसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे कि वो कौन कौन सी जाति हैं जो वर्ण व्यवस्था में ऊंचे पद पे आते हैं, कौन कौन से हैं वो नीचे आते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था वर्ण व्यवस्था में रहता है। उदाहरण के लिए हम लोग हिंदू में वर्ण व्यवस्था को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। हम सभी को पता है कि प्राचीन काल में ही यहाँ पे भारतीय समाज को वर्ण व्यवस्था के आधार पर बांटा गया था, और इसमें 4 वर्ण व्यवस्था में 4 महत्वपूर्ण, यहाँ पे व्यवस्था में 4 लोग जो हैं महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। एक है ब्राह्मण, एक है क्षत्रिय, एक है वैश्य और एक शूद्र। यानी कि भारत में हिंदू समाज जो है वहाँ पे वर्ण व्यवस्था था, और ये 4 भागों में बंटे हुए थे, जिसमें सबसे ऊंचे पद पे ब्राह्मण आते थे, उसके नीचे क्षत्रिय आते थे, उसके नीचे वैश्य आते थे, और उससे भी नीचे शूद्र आते थे। तो इस तरह से ये क्रमानुसार पद के द्वारा यहाँ पे इसकी व्यवस्था की गई थी। शुरू में यह व्यवस्था केवल श्रम विभाजन पर आधारित था, और श्रम के अलावा उनमें आपस में खान पान तथा शादी विवाह भी होता था। जब ये वर्ण व्यवस्था की शुरुआत हुई थी तब यहाँ पे काम के आधार पे जो लोग काम करते थे, उसी काम के आधार पे कि ब्राह्मण पूजा पाठ कराने का काम करता है तो उसे ब्राह्मण जाति में डाल दिया गया, ब्राह्मण समुदाय में हो गए। उसके बाद क्षत्रिय युद्ध लड़ने का काम करता था, तो उनको, जो भी युद्ध करने वाले थे उनको क्षत्रिय में रखा गया। जो व्यापार वगैरह के खेती गृहस्थी ये सब करते थे उनको वैश्य में रखा गया। जो साफ सफाई वाले काम करते थे
मजदूरी वाले काम करते थे, गुलामी के तरह जो काम करते थे, बेगारी करते थे, उन्हें शूद्र में रखा गया था। तो शुरुआत में इतना ही था। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं था। इनमें आपस में खान पान शादी विवाह सब कुछ होता था। लेकिन बाद में बीतते समय के साथ यह व्यवस्था कठिन और अस्थायी होता गया और शादी विवाह एवं खान पान भी एक वर्ण तक ही सीमित रह गया। लेकिन समय बीतने के साथ यहाँ पे क्या होता है कि अब यहाँ पे जो भी खान पान और शादी विवाह है वो एक समुदाय के लोग अपने ही समुदाय में करने लगे। यानी कि अब बाकी के जो जैसे कि ब्राह्मण है तो ब्राह्मण की शादी विवाह खान पान ब्राह्मण समुदाय में ही होगा, और जो क्षत्रिय हैं वो क्षत्रिय में करेंगे, वैश्य वैश्य में करेंगे और शूद्र शूद्र में करेंगे, जो कि शुरुआत में नहीं था। लेकिन समय बीतने के साथ ये चीज़ शुरू हो गया, मतलब ये एक रूप ले लिया था। यहाँ पे वर्ण व्यवस्था का ये भी एक रूप हो गया था। पुनः एक वर्ण में कई सामुदायिक व्यवस्थाएं हो गई जो जातिगत व्यवस्था कहलाई। फिर यहाँ पे जो 4 वर्ण हैं, इन चारों वर्ण में कई सारे जातियाँ भी आने लगे, अलग अलग प्रकार की इनमें जातियाँ आने लगे। फिर इन जातियों में उपजातियाँ भी बनने लगी और ऐसे करके ये टुकड़े में बंटे गए। एक तरह से यहाँ पे देखा जाए तो समाज में एक विविधता आने लगी कि पहले वर्ण था, फिर वर्ण से जाति बना और फिर जाति में भी उपजाति बना। तो इस तरह से ये चीज़ बनने लगी। यह प्रवृत्ति भारतीय समाज के जातिगत व्यवस्था का नकारात्मक पहलू है। ये जो चीज़ें आई हैं, ये जो समाज में वर्ण व्यवस्था आया और ये जाति और उपजाति आया, ये हमारे समाज के लिए ये जो जाति है वो एक नकारात्मक पहलू है। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे कि इसका एक सकारात्मक भी रूप है और एक नकारात्मक भी है। तो ये जो जाति उपजाति बना है, वर्ण बना है, वो कहीं से भी समाज के लिए सकारात्मक इसको हम पहलू नहीं कह सकते हैं, एक तरह का यह नकारात्मक पहलू ही है। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत वैश्य समुदाय शूद्र की स्थिति असंतोषजनक है, जबकि ब्राह्मण और क्षत्रिय की स्थिति सुविधाजनक है। यहाँ पे अगर हम बात करें लोगों की जीवन के बारे में, तो जो वर्ण बटा हुआ था 4 भाग में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो इसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय की स्थिति काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि ब्राह्मण का काम होता था पूजा पाठ कराना, यज्ञ करवाना, तो उनको सबसे ऊपर रखा जाता था। क्षत्रिय खास करके जो राजे होते थे, राजे रजवाड़े लोग होते थे, वो होते थे। तो इन दोनों की स्थिति तो अच्छी थी। लेकिन वही बात करें हम लोग वैश्य की और शूद्र की, तो इनका जीवन जो है वो संतोषजनक नहीं हुआ करता था। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो शूद्र में आते थे, जो शूद्र वर्ण के थे, उनकी स्थिति और भी दयनीय थी। तो ये कहीं से भी ये जाति के नाम पे जो समाज में ये जो जाति चल रहा था वो हमारे समाज के लिए सही नहीं था। हम बात करें यहाँ पे तो भारतीय साम्राज्य पूर्ण रूप से अंग्रे और पिछड़े जातियों में विभाजित हो गया था। यानी कि यहाँ पे आगे ये इतना विकराल रूप लिया कि समाज जो है वो 2 भागों में बट गया। एक था अगला जाति और एक था पिछड़ा जाति। राजनीति की सत्ता की बागडोर पूर्व में उच्च जातियों के हाथ में ही रही और इन समुदायों के लोगों ने सत्ता में संतोषजनक हिस्से का भागीदारी बने। अगर हम लोग अपनी राजनीति की बात करें तो हम लोग को चैप्टर ही पढ़ना है राजनीति में जाति। तो शुरुआत में अगर देखा जाए, जब यहाँ पे देश की आज़ादी के बाद की बात की जाए, जब हमारा देश आज़ाद हो गया था, तो यहाँ पे सत्ता की जो बागडोर है वो ऊंचे जाति के हाथों में ही थी। इधर तो अभी कुछ साल पहले ही यहाँ पे अब थोड़ी सी जागरूकता आई है कि यहाँ पे जो नीचे जाति के लोग हैं, जो दलित हैं, पिछड़े हैं, वो भी राजनीति में अब भाग ले रहे हैं अपना। वहाँ पे इनको अंदर भी एक इंटरेस्ट जाग रहा है, वो लोग भी इसमें शामिल हो रहे हैं। लेकिन अगर हम राजनीति के शुरुआत की बात करें तो उस समय सत्ता जो है वो उच्च जाति के लोगों के ही हाथ में थी, वही ये सत्ता को चला रहे थे। परंतु वर्ण के निचले पदक्रम पर उपस्थित जातियाँ अछूत कहलाने लगी तथा इनके साथ छुआछूत का व्यवहार होने लगा था। तो एक तरफ यहाँ पे शुरुआत से भी देखें हम लोग मध्यकाल या प्राचीन काल में जाके, तो यहाँ पे शासन व्यवस्था में मुख्य रूप से क्षत्रिय होते थे और ब्राह्मण का काम होता था उनका पूजा कराना, वो उससे भी ऊपर हुआ करते थे। तो ये लोग एक तरह से तो सुविधाजनक जीवन जी रहे थे, सत्ता में भागीदार बन रहे थे। वहीं अगर बात करें हम लोग वैश्य और शूद्र के, खास करके शूद्र के, तो इनको यहाँ पे एक नया नाम दे दिया गया था, अछूत। लोग इसमें इनको में इन लोगों को छूना भी नहीं चाहते थे। एक तरह से ये हमारा विचारधारा इतना गलत रास्ते पे चला गया था कि लोग इंसान को छूने में भी अपने आप को पाप मानते थे। जो शूद्र जाति के लोग होते थे, लोग उनको छूना भी नहीं चाहते थे। और यहाँ से एक नया शब्द आया था, अछूत। इनको अछूत कहा जाने लगा था और इनके साथ छुआछूत का भी व्यवहार होने लगा था।
और इसका हम लोग अगर देखें तो सबसे अच्छा उदाहरण है हमारे भीमराव अंबेडकर। वो छुआछूत का बहुत ज़्यादा यहाँ पे शिकार हुए हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा यहाँ पे छुआछूत किया गया था। तो हमारा ये जो समाज है वो वर्ण के आधार पे बंटा, फिर जाति के आधार पे बंटा, फिर उपजाति के आधार पे बंटा, और आगे चल करके ये छूत और अछूत वाला भी यहाँ पे रूप ले लिया। इनके साथ छुआछूत वाला व्यवहार भी शुरू हो गया। तो ये हमारे राजनीति में जो जाति है उसका नकारात्मक पहलू है, ये कहीं से भी सकारात्मक नहीं है। अछूत समुदाय में सम्मिलित दलित जातियां सत्ता में पूर्ण रूपेण वंचित रही। जो अछूत थे उनको सत्ता में शामिल होने का हक नहीं था, वो इससे वंचित थे। लेकिन पिछले शताब्दी के उत्तरार्ध में यानी कि 1950 से बाद की हम बात करें तो भारतीय राजनीति का स्वरूप बदला है और धीरे धीरे दलित जातियों में जागृति हुई है। तो अभी हम लोग 50 साल 60 साल पहले की बात करें तो यहाँ पे दलित समाज में एक जागृति आई है, वो लोग भी अब राजनीति में अपना दिलचस्पी दिखा रहे हैं, उनमें जागरूकता आ रही है। ज्योतिबा राव फूले हो गए, महात्मा गांधी हो गए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो गए, पेरियार रामास्वामी नायर हो गए, ये सब वो राजनेता हैं और समाज सुधारक है जिन्होंने जातिगत भेदभाव को से मुक्त समाज की व्यवस्था बनाने की बात की और इसमें सफल भी हुए। तो हमारे समाज में ये जो जातिवाद के नाम पे, छुआछूत के नाम पर जो समाज बंटा हुआ था उसको ख़त्म करने में और एक समानता वाले समाज की स्थापना करने में यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण महापुरुषों का नाम दिया गया है, जैसे ज्योतिबा राव फूले, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, पेरियार स्वामी हैं। इन सभी का महत्वपूर्ण भूमिका रहा। उन लोगों ने जातिवाद, छुआछूत का विरोध किया और एक ऐसे समाज की स्थापना करने की बात की है जिसमें कि छुआछूत न हो, समाज के सभी वर्गों को एक समान समझा जाए। इन महापुरुषों के प्रयास एवं पिछड़े दलितों तथा वंचित समुदायों के जागृति के फलस्वरूप आधुनिक भारत में जाति की संरचना और जाति व्यवस्था में भारी बदलाव हुआ है। तो ये जो महापुरुष लोग हैं इनका जो प्रयास रहा और जिस तरह से दलित समाज के पिछड़े जाति के लोगों ने अपनी जागृति दिखाई, इसके वजह से आज के टाइम पर बात करें, आज के आधुनिक भारत की बात करें तो यहाँ पे जातिवाद का स्वरूप बदला है। जो छुआछूत चलता था, जो भेदभाव चलता था, उसका स्वरूप बदला है और बहुत मायने में अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये कम हो गया, ख़त्म नहीं हुआ है लेकिन ये चीज़ कम हो गई है। तो एक बदलाव देखने को आज के टाइम पर मिला है। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन ने भी जाति व्यवस्था को ढाहने की कोशिश में अहम भूमिका निभाई है। तो यहाँ पे कुछ महापुरुष और जो दलित समाज के लोग हैं उन लोगों ने तो यहाँ पे जातिवाद को ख़त्म करने के लिए काम किए ही, साथ ही साथ यहाँ पे कुछ सामाजिक और आर्थिक ऐसे भी परिवर्तन हुए जिसके वजह से जातिवाद आज कम हुआ है। ये जो छुआछूत है वो कम हो गया है। यहाँ पे भारत की जो चतुर्दिश आर्थिक विकास हो रहा है, यानी कि चारों तरफ से जिस तरह से भारत को आर्थिक स्थिति में मजबूत करने के लिए काम किया जा रहा है, जिस तरह से भारत के साक्षरता दर बढ़ रहा है और शिक्षा में वृद्धि हो रही है, पेशा चुनने की जो हमें आज़ादी मिली है और जो शहरीकरण का दायरा बढ़ रहा है, इन सभी ने यहाँ पे जाति व्यवस्था को कम करने का काम किया है। इन सभी वजहों से आज हमारे यहाँ हमारे समाज में जो जातिवाद व्यवस्था था वो बहुत हद तक कम हो चुका है, ये धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहा है। गांव में भी जाति व्यवस्था के पुराने स्वरूप तथा वर्ण व्यवस्था पर टिकी मानसिकता में बदलाव आ रहा है। शहर में तो ये बदलाव हो ही रहे हैं, साथ ही साथ गांव में भी ये बदलाव देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे पुराने स्वरूप और वर्ण व्यवस्था पर जो मानसिकता लोगों की थी वो आने वाले जनरेशन के साथ इसमें लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। गांव की अपेक्षा शहरों में जाति व्यवस्था के पुराने स्वरूप और जातिगत संकीर्ण मानसिकता में तेजी से बदलाव आया है, क्योंकि शहर में एक ही मोहल्ले में कई जाति के लोग बसते हैं और पड़ोसीपन की भावना के कारण उनके विचार में ज़्यादा उदारता पनपने लगी है। तो गांव में तो अभी धीरे धीरे हो रहा है। आज भी हम लोग अगर अपने गाँव में देखें तो गाँव में छुआछूत जैसे जो ये विचारधारा है वो देखने को मिल जाता है, लेकिन शहरों में लगभग पूरे तरह से ये ख़त्म हो चुका है। ख़त्म होने का वजह ये है कि शहर में एक ही मोहल्ले में, एक ही कॉलोनी में अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग जगह के लोग रहते हैं, उनके यहाँ पे रहते हैं। तो हम लोग जानते हैं, अरस्तु ने भी कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो बिना समाज के तो कोई भी मनुष्य रह नहीं सकता है। तो यहाँ पे जब अलग अलग जाति के लोग एक ही मोहल्ले में रहते हैं अलग अलग जगह से आकर के, तो उनमें पड़ोसीपन का विचारधारा रहता है, उनमें पड़ोसी बनने की जो विचारधारा है वो ज़्यादा एक्टिव रहता है। ये लोग पड़ोसी बन के एक दूसरे का रहते हैं और इस वजह से उनके बीच जो जातिवाद है, जो क्षेत्रवाद है वो देखने को नहीं मिलता है।
वो इस चीज़ से बाहर होकर के रहते हैं, इससे ऊपर की सोचते हैं। तो शहरों में जाति और छुआछूत ज़्यादा मामले में यहाँ पे ख़त्म हुआ है, ज़्यादा तेज़ी से ख़त्म हुआ है। लेकिन गांव में अभी भी कई जगहों पे हम लोगों को ये चीज़ देखने को अभी भी मिल जाता है। ऐसे गांव में भी इसमें सुधार हो रहा है, लेकिन पूर्णतः अभी तक सुधार इसमें नहीं हुआ है। खान पान तो निश्चित रूप से जातीय समुदाय तक सीमित नहीं रही है, बल्कि मोहल्ले के वासियों में पारिवारिक आयोजन तथा अन्य अवसरों पर पूरे मोहल्ले में सभी व्यक्ति एक साथ एवं एक ही पांत में बैठ के भोजन करने से नहीं चकते हैं। आज हम बात करें शहर की या गांव के, हर जगह पे खान पान को लेकर के अब जातीय व्यवस्था खत्म हो चुका है, छुआछूत खत्म हो चुका है। आज लोग कोई भी पारिवारिक कार्यक्रम होता है, कोई भी आयोजन होता है सामुदायिक, तो उसमें पूरे गांव के मोहल्ले के लोग, पूरे जो एक शहर है वहाँ के जो कॉलोनी है वहाँ के लोग या गांव के पूरे लोग एक ही पंक्त में बैठ करके एक साथ भोजन करते हैं। इसमें वो उनको किसी तरह से कोई यहाँ पे आपत्ति नहीं होती है, साथ मिल करके यहाँ पे भोजन करते हैं। अंतर जातीय और अंतर धार्मिक शादियाँ पर समुदाय में आश्चर्य नहीं होता है। आज के समय में अलग अलग जाति के लोग अलग अलग जाति में शादी विवाह भी कर रहे हैं, अलग धर्म वाले से भी शादी विवाह कर रहे हैं, और इसमें कहीं से भी लोग उतना आपत्ति नहीं जताते हैं। उस चीज़ को आज के डेट में लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। आज हम लोग होटल में, ट्रेन में या बस में एक साथ बैठ के सफ़र करने में किसी तरह का कोई ऐतराज़ नहीं, यहाँ पे किसी तरह के हम लोगों का आपत्ति नहीं होता है। हम लोग आज किसी भी होटल में बैठकर खाना खाते हैं, ट्रेन में साथ में सफ़र करते हैं, स्कूल में साथ में बैठ कर के पढ़ाई करते हैं, सिनेमा हॉल में साथ में बैठ कर के फिल्म देखते हैं। तो आज ये चीज़ें ख़त्म हुई है, ये ख़त्म हो रही है। हमारे संविधान के 3य भाग में जातिगत भेदभाव का निषेध किया गया है। जो हमारा संविधान का 3रा भाग है उसके अनुच्छेद 15 में भी यहाँ पे छुआछूत को ख़त्म किया गया है, इसको एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। तो संविधान भी हमें अब छुआछूत करने का अधिकार नहीं देता है। संविधान में प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता दी गई है कि वह अपने इच्छा से पेशा का चयन कर सकता है। तो यहाँ पे उनके साथ असमानता और छुआछूत का भेदभाव भी नहीं कर सकता है। साथ ही साथ संविधान का जो अनुच्छेद 19 है उसमें हम लोगों को ये भी अधिकार मिलता है कि हम अपने इच्छा अनुसार किसी भी काम को चुन सकते हैं। अब पहले के जैसा बाधा नहीं डाला जाता है, मजबूर नहीं किया जाता है कि मोची के बेटा मोची ही बनेगा, ग्वाले का बेटा ग्वाला बनेगा और ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनेगा। ऐसा अब नहीं है। हमारा संविधान सबको अपने इच्छानुसार कार्य करने का यहाँ पे मौका देता है, वो अपने इच्छानुसार पेशा को चुन सकता है। संविधान में उल्लिखित जाति भावना को निषेध करने वाली व्यवस्था के अंतर्गत सरकार ने नीतियां बनाई तथा छुआछूत की भावना को आपराधिकृत घोषित किया है। इसके लिए दंड की भी प्रावधान किया गया है। जब हमारे संविधान में छुआछूत को ख़त्म किया गया तो सरकार इसके लिए कानून भी बनाई है। अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ छुआछूत जैसा व्यवहार करता है, उसके साथ असमानता जैसा व्यवहार करता है, तो इसके लिए कई सारे नियम कानून भी बनाए गए हैं, और वो जितने भी नियम कानून हैं वो दंडित हैं। अगर कोई व्यक्ति इस तरह के व्यवहार करता है किसी के साथ तो उन्हें दंड भी दिया जाएगा, ऐसा भी प्रावधान बनाया गया है। ऐसे नियम कानून भी बनाए गए हैं ताकि किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत और असमानता वाला भेदभाव न किया जाए। तो ये सभी चीज़ें सुधार की गई है। उसके बाद यहाँ पे हम देखें कि इतना चीज़ होने के बाद भी भारत में जाति प्रथा का पूर्ण रूपेण उन्मूलन नहीं हो सका है। पूरी तरह से अभी भी जाति प्रथा ख़त्म नहीं हुआ है। बहुत हद तक तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन पूर्णतः ये ख़त्म नहीं हुआ है। आज भी हम लोग देखते हैं कि ज़्यादातर जो शादी ब्याह है वो अपने ही जाति में, अपने ही समुदाय में लोग करते हैं, और इसी को उत्तम भी माना जाता है कि शादी विवाह अपने ही जाति में करना चाहिए। यहाँ तक कि शादी विवाह में उपजाति भी देखा जाता है। अगर उपजाति भी सेम हो तो उसको शुभ माना जाता है। तो यहाँ पे स्पष्ट है कि संवैधानिक प्रावधान के बावजूद भी हमारे समाज में अभी भी छुआछूत विद्यमान है। अभी ये चीज़ चल रहा है, पूर्णतः ये ख़त्म नहीं हुआ है। सदियों के कुछ जातीय समूह लाभकर स्थिति में है तो कुछ को दबाया जा रहा है। दूसरी तरफ हम देखें तो शादी विवाह तो अभी भी जाति में हो रहा है। दूसरी तरफ आज भी देखते हैं कि जो पहले वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर पद पे थे उन लोगों की स्थिति आज भी जो नीचे पद पे थे उनसे बेहतर है। यानी कि आज भी जो ब्राह्मण और क्षत्रिय समुदाय में जो पहले आते थे उन जाति के लोगों का जीवन आज भी बेहतर है, और जो शूद्र और वैश्य में आते थे
उनकी स्थिति आज भी दयनीय है, वो आज भी समाज में दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं। तो ये चीज़ आज भी देखने को मिलता है। कुछ सशक्त जातियाँ पहले से ही शिक्षा में अग्रणी रहे हैं, कुछ ऐसे भी जाति हैं जो शुरुआत से ही शिक्षा में आगे रहे हैं और आज भी वो आगे हैं, जिस कारण शिक्षा में अभी भी उनका ही बोलबाला है, वही आज भी शिक्षा में आगे हैं। कुछ जातियाँ जैसे कि दलित समाज के जो लोग हैं उनकी बात करें, वे अभी भी शिक्षा से वंचित हैं, अभी भी उनमें अशिक्षित लोगों की संख्या ज़्यादा है। ऐसे में स्वाभाविक है कि वे पिछड़े हुए हैं, वो पीछे रह गए हैं। यही कारण है कि शहरी मध्यम वर्ग में सबल जाति समुदाय का अनुपात ज़्यादा है और इन्हीं कारणों से अगर आप शहर में जाएंगे तो वहाँ पे पाएंगे कि अपर कास्ट के जो लोग हैं, ऊंची जाति के जो लोग हैं, उनकी शहर में संख्या ज़्यादा है और जो वंचित समाज में रह गए हैं, जो दबे कुचले रह गए थे, उनकी संख्या अभी भी शहरों में, शिक्षितों में, नौकरियों में अभी भी उनकी संख्या कम है, राजनीति में भी उनकी संख्या अभी भी कम है। चूँकि जाति और आर्थिक हैसियत में निकट का संबंध है, इसलिए उनकी सामाजिक हैसियत भी अच्छी है और समाज में उन्हीं का वर्चस्व है। तो देखिए, जाति का और आर्थिक जो स्थिति है, उन दोनों का एक दूसरे से गहरा संबंध होता है। ऐसा माना जाता है कि जो ऊंचे जाति के लोग हैं उनका आर्थिक स्थिति अच्छी होगी और जो लोग नीचे जाति से बिलोंग करते हैं उनकी आर्थिक स्थिति उनकी तुलना में बहुत ही दयनीय होगी, उतनी अच्छी नहीं होगी जितना कि अपर जाति के लोगों का है। आज भी समाज में ऊंचे जाति के लोगों का ही वर्चस्व देखने को मिलता है। तो भले ही हमारा संविधान में कई तरह के नियम कानून बनाए दिए गए हैं, कई तरह के अधिकार हमको देते हैं, लेकिन ये जाति व्यवस्था जो है, जो जाति प्रथा है, वो पूर्णतः अभी तक हमारे देश से खत्म नहीं हुआ है। पुराने ज़माने में अछूत या शूद्र को जमीन रखने का अधिकार नहीं था। हम लोग यहाँ देखेंगे कि आखिर ये लोग जो नीचे जाति से बिलोंग करते हैं वो लोग पीछे क्यों रह गए। तो उसका एक कारण ये है कि पहले के ज़माने में जो अछूत हैं, यानी कि जो शूद्र थे, उनको ज़मीन रखने का अधिकार नहीं था, उन्हें शिक्षा पाने का भी अधिकार नहीं था। ना तो वो ज़मीन रख सकते हैं और ना ही वो शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। वहीं बाकी के जो अपर कास्ट के जाति थे उनको बात करें तो शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार भी उन्हीं को था और ज़मीन रखने का भी उन्हीं को अधिकार था। इसी वजह से आज भी उनकी स्थिति अच्छी है और जो नीचे जाति के लोग हैं उनकी स्थिति आज भी दयनीय है। आज जाति पर आधारित इस प्रकार की भावना का निषेध कर दिया गया है और इस प्रकार के कृत्य गैरकानूनी घोषित हैं, फिर भी इसका असर अब भी हमारे समाज में मौजूद है। इन असमानताओं को अभी तक पूरी तरह से नहीं मिटाया जा सका है। तो भले ही हमारे संविधान में सरकार ने कई सारे नीति नियम कानून बना दिए हैं कि अगर इस तरह के व्यवहार छुआछूत असमानता किया जाता है तो उनके साथ दंडनीय ये अपराध है, उनको दंड दिया जाएगा, लेकिन फिर भी यह पूरे तरह से हमारे समाज से अभी तक खत्म नहीं हुआ है। इसको अभी तक पूरे तरह से ये असमानता को, ये जातिवाद को, जाति प्रथा को पूर्णतः अभी तक मिटाया नहीं जा सका है। ये अभी भी हमारे समाज में मौजूद है, परंतु सामाजिक संरचना में औसतन बदलाव ही हुआ है। जाति और आर्थिक स्थिति की पुरानी परिस्थितियाँ अब पहले के जैसा पूरी तरह बरकरार नहीं है। तो एक तरफ इसमें यह भी हुआ है कि न तो ये पहले के जैसा उतना ही जाति प्रथा मजबूत है और न ही जितना ख़त्म होना चाहिए उस तरह से पूर्णतः ख़त्म हुआ है, बल्कि यहाँ पे हुआ ये है कि ज़्यादातर मामले में जातिवाद, जो सामाजिक जातिवाद चल रहा है, जो जाति प्रथा है, वो ज़्यादा हद तक इसको ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन पूर्णतः ये ख़त्म नहीं हुआ है, ये अभी भी है। अब यहाँ पे जातीय सामाजिक संरचना तथा आर्थिक हैसियत के निर्धारण में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि यहाँ पे सामाजिक संरचना और आर्थिक हैसियत के बीच एक संबंध को स्थापित करता है। जैसे कि पहला हम लोग देखें कि आर्थिक हैसियत का वन व्यवस्था से गहरा संबंध है। आज भी ऊंची जातियों की स्थिति सबसे अच्छी है, दलित और आदिवासियों की स्थिति बदतर है और पिछड़ी जातियों की स्थिति मध्यम दर्जे का है। तो अभी हम बताएं इसके बारे में कि पुराने ज़माने में जो दलित थे, माने जो शूद्र में आते थे, उन लोगों को यहाँ पे ज़मीन रखने का अधिकार नहीं था, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था। जबकि जो वन व्यवस्था में सबसे ऊपर आते थे, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय में, तो उन लोगों को पढ़ने और धन रखने का भी अधिकार था, ज़मीन रखने का भी अधिकार था। इसलिए आज भी हम लोग देखते हैं कि हमारे समाज में जो ऊंचे जाति के लोग हैं उनकी स्थिति बहुत अच्छी है और जो दलित आदिवासी हैं, यानी कि जो शूद्र में आते थे, उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। वैश्य वालों की जो स्थिति है
वो मध्यम दर्जे की है, यानी उनकी स्थिति ना तो एकदम बेहतर है और ना ही एकदम बदतर है, दोनों के बीच में है। तो आज भी इसके वजह से ये चीज़ हम लोग को समाज में देखने को मिलता है। दूसरा है कि हर जाति में अमीर और गरीब होते हैं, चाहे वो कोई भी जाति हो, उसमें ये कोई व्यक्ति अमीर और कोई व्यक्ति गरीब हो सकता है, ये एक सामान्य बात है। परंतु अगर हम बात करें निचली जाति में और दलितों में, आदिवासियों में, तो यहाँ ज़्यादा संख्या में गरीबी है। अमीर और गरीब किसी भी जाति में हो सकते हैं, लेकिन बात करें सबसे ज़्यादा अमीरों की संख्या कहाँ है और सबसे ज़्यादा गरीबों की संख्या कहाँ है, तो ऊंचे जाति में अमीरों की संख्या अत्यधिक है और नीचे जाति में गरीबों की संख्या अधिक है। ऐसा नहीं है कि नीचे जाति में दलित समाज में रहने वाले लोग, पिछड़े जाति के लोग जो हैं वो सभी गरीब हैं। उनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अमीर हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग उसमें गरीब में आते हैं। दूसरी तरफ बात करें ऊंची जाति में, तो ऊंची जाति में भी सब कोई अमीर नहीं है, लेकिन ज़्यादातर संख्या में ऊंची जाति के लोग अमीर हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जिनकी स्थिति नीची जाति से भी बदतर है तो वो ऊंची जाति में, लेकिन उनकी स्थिति जो है वो नीची जाति से भी बदतर है। तो ये दोनों चीज़ है। तो यहाँ पे हम लोग अगर बात करें सिर्फ जाति के नाम पर, तो अपर जाति में ज़्यादातर संख्या में अमीर हैं और जो लोअर कास्ट में लोग आते हैं, नीची जाति में आते हैं, पिछड़े जाति में आते हैं, उसमें ज़्यादातर संख्या में लोग गरीब पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने वाले लोग पिछड़ी जाति में ही आते हैं, दलित समुदाय में ही आते हैं, जबकि गरीबी रेखा से ऊपर जीवन जीने वाले, अमीरों की जीवन जीने वाले लोगों की संख्या ऊंची जाति में अत्यधिक है। अब यहाँ है राजनीति में जाति, कि राजनीति में जाति का क्या भूमिका है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। कहा जाता है कि सामुदायिक समाज की संरचना की आधार जाति है, यानी कि जो ये समुदाय वाला समाज बना है वो जाति के वजह से ही बना है। इसी के आधार पे यहाँ पे जब जाति बनता है तो वही जाति के लोग अपना एक अलग समुदाय भी बनाते हैं। तो सामुदायिक समाज की जो संरचना है उसका आधार ही जाति को माना जाता है, क्योंकि एक जाति के लोग ही स्वाभाविक समुदाय का निर्माण करते हैं। अपने अपने जाति के लोग एक साथ मिल करके और यहाँ पे एक समुदाय का निर्माण करते हैं और इस तरह से अलग अलग समुदाय का निर्माण होता है। तो सामुदायिक समाज के बनाने का जो आधार है उसको जाति को ही माना जाता है। इन समुदाय के लोगों के हित समान होते हैं। अगर हम बात करें तो प्रत्येक समुदाय का अपना एक हित होता है। जैसे अगर हम ब्राह्मण की बात करें तो उनका अपना हित होगा और एक समान होगा। ग्वाले की जो बात कर रहे थे तो उनका अलग समुदाय है और उनका हित भी एक दूसरे से मिलता जुलता होगा। मोची समुदाय का अपना होगा। तो इस तरह से इनका हित भी एक दूसरे से मिलते हैं। दूसरे अन्य समुदाय के हितों से इनका हित भिन्न होता है। ब्राह्मण का समुदाय का अपना हित है और यहाँ पे जो ग्वाले समुदाय का है उनका अपना हित है और जो मोची समुदाय का है उनका अपना हित है। तो लोगों का अपना अपना हित होता है और एक दूसरे से भिन्न भी होता है। फलतः भिन्न भिन्न जाति समुदाय के हितों में कोई मेल नहीं, परंतु अनुभवों के आधार पर हमें यह भी स्वीकार कर लेना चाहिए कि जाति हमारे जीवन का एक पहलू जरूर है, परंतु यही एकमात्र सबसे महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। तो यहाँ पे अलग अलग समुदाय के जाति के अपने अपने अलग अलग हित हैं, लेकिन इसी को सबसे ऊपर मान लेना ये कहीं से भी सही नहीं है। जाति हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, इसकी आवश्यकता है, ये हमारी एक पहचान है, लेकिन यही हमारे लिए सब कुछ नहीं है। अगर हम लोग इसी को सब कुछ मान लेंगे तो ये किसी भी समाज के लिए बेहतर नहीं माना जा सकता है। समाज में, हमारे जीवन में जाति के अलावे भी बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जिसकी इससे ज़्यादा आवश्यकता है, उसका महत्व इस जाति से ज़्यादा है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि राजनीति में जाति के अनेक पहलू हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हम लोग देखेंगे कि अगर हम सिर्फ जाति पे बात करें तो हम लोग यहाँ पे एक देखेंगे, एक किसी भी दल को जब निर्वाचन का टाइम आता है, यानी कि जब चुनाव का टाइम आता है, तो यहाँ पे पार्टी जो है, कोई भी राजनीतिक दल जो है, वो कैंडिडेट तय करते समय जातीय समीकरण का ध्यान जरूर करती है। जब भी चुनाव आता है और किसी पार्टी को अपना उम्मीदवार खड़ा करना हो, तो वो उम्मीदवार को खड़ा करने से पहले जिस क्षेत्र में वो अपना उम्मीदवार खड़ा कर रहा है वहाँ पे सबसे पहले वहाँ के जातीय समीकरण को भी देखता है, वहाँ के जाति की स्थिति भी देखता है कि कौन से जाति के लोगों की संख्या वहाँ पे ज़्यादा है। चुनाव क्षेत्र में जिस जाति विशेष की मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक होती है,
पार्टियां उसी जाति के हिसाब से अपना उम्मीदवार भी तय करती है ताकि उन्हें चुनाव में जीतने के लिए ज़रूरी वोट मिल जाए। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई एक पार्टी है और वो पार्टी मान लीजिए ब्राह्मण जाति की है, तो ब्राह्मण जाति की भले ही वो पार्टी हो सकती है, उसके जो अध्यक्ष है या उसमें जो ज़्यादातर जो संख्या है वो ब्राह्मण की हो सकती है, लेकिन जब चुनाव का वक्त आएगा तो वो पार्टी किसी जगह पे अगर वहाँ पे ग्वाले की संख्या ज़्यादा है तो वहाँ पे वो ब्राह्मण को खड़ा नहीं करेंगे, अपने उम्मीदवार के रूप में ब्राह्मण को खड़ा नहीं करेंगे, बल्कि उस क्षेत्र में किसी ग्वाले को ही खड़ा करेंगे। तो यहाँ पे अगर वो पार्टी सिर्फ जाति के आधार पर राजनीति करते रह जाता तो उनको जीतने की चांस कम हो जाता है, क्योंकि लोग यहाँ पे लोकतंत्र में एक ये भी देखा जाता है कि लोग अपने जाति के लोगों को ज़्यादा वोट करते हैं। तो ऐसे में पार्टी भले ही किसी जाति का हो, लेकिन जब उम्मीदवार खड़ा करने की बात आती है तो वो जिस क्षेत्र में अपना उम्मीदवार खड़ा करते हैं वहाँ पे जिसकी संख्या ज़्यादा होती है, जिस जाति की संख्या ज़्यादा होती है, उसी जाति के उम्मीदवार को वो खड़ा करते हैं ताकि उनको अधिक से अधिक वोट प्राप्त हो और वो चुनाव जीत सके। तो ऐसे में अगर कोई पार्टी सिर्फ जाति पे रह जाए तो वो चुनाव नहीं जीत सकता है। तो अभी जो हम लोग पीछे पड़े थे कि जाति हमारे जीवन में ज़रूरी है, लेकिन यही सब कुछ नहीं है, इससे भी महत्वपूर्ण कोई चीज़ होता है। तो यहाँ पे जाति से बढ़ के हो जाता है चुनाव जीतना। पार्टी के लिए जाति से महत्वपूर्ण होता है चुनाव को जीतना। तो इसके लिए वो क्या करता है कि चुनाव में वैसे व्यक्ति को खड़ा करता है जो उस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला में से आते हैं। सरकार के गठन के समय भी जातीय समीकरण को ध्यान में रखा जाता है और इस बात का भी ख्याल किया जाता है कि विभिन्न जातियों और काबिल लोगों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। जब सरकार की भी गठन होती है तो वहाँ पे जाति को ध्यान में ही रख करके लोगों को अलग अलग प्रकार के पद दिए जाते हैं। जो भी पद मिलते हैं उसमें जाति को भी ध्यान में रखा जाता है ताकि आगे की जो चुनाव हो उसमें उनको जीतने की संभावना बनी रहे। तो यहाँ पे जाति जो है उससे महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पे सिर्फ जाति पे अगर कोई भी पार्टी चुनाव करे तो जितना संभव नहीं है। एक क्षेत्रीय पार्टी में जितना ठीक है, एक छोटे से क्षेत्र में जितना ठीक है, लेकिन अगर हम लोग पूरे राष्ट्र लेवल पे बात करें, राष्ट्रीय स्तर पर बात करें, तो जाति के आधार पर किसी भी पार्टी को राजनीति करना संभव नहीं है, उसको इस चीज़ से ऊपर उठना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे जाति जो है वो उतना महत्वपूर्ण नहीं रह जाता है जितना कि एक क्षेत्र में लेकर के रहता है। दूसरा है राजनीतिक पार्टियां जीत हासिल करने हेतु जातिगत भावना को भड़काने की भी कोशिश करती है। यहाँ पे एक चीज़ और होता है कि जो भी राजनीतिक दल है वो लोगों का वोट अपनी ओर खींचने के लिए जनता को जाति के नाम पे भड़काने का भी काम करते हैं, उनके भावनाओं को भड़काने की भी कोशिश करते हैं और उनका वोट अपनी ओर लेने का कोशिश करते हैं, उनका वोट अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं। कुछ दल की विशेष की पहचान भी जातिगत भावना के आधार पर हो जाती है। कई सारी पार्टियां हमारे देश में भी, हमारे राज्य में भी ऐसे होंगे जिनकी पहचान ही होती है जाति के नाम पर कि फलाने पार्टी तो फलाने जाति का ही है। तो ये भी एक चीज़ दिखाई पड़ता है राजनीति में, जाति का ये भी एक यहाँ पे महत्व होता है। इसका ये भी एक भूमिका है कि कई सारी राजनीतिक पार्टियां ऐसी है जो जाति के नाम से ही जाने जाती है। तो इस तरह से ये भी एक यहाँ पे भूमिका निभाती है जाति राजनीति में। तीसरा है कि निर्वाचन के वक्त पार्टियां वोटरों के बीच साख बनाने हेतु अपना चेहरा स्वच्छ और जाति भावना से ऊपर बनाने की भी कोशिश करते हैं। एक और इसमें देखने को मिलता है कि जब भी चुनाव के बात आता है तो वैसे लोग जो अब तक जाति के लिए काम कर रहे थे, जाति के नाम पे राजनीति कर रहे थे, जब चुनाव का वक्त आता है तो अपने चेहरे को साफ बनाने लगते हैं। वो जनता को ऐसा विश्वास दिलाना शुरू कर देते हैं कि वो जाति से ऊपर उठ करके सोचते हैं उनके लिए जाति महत्व नहीं है। तो यहाँ भी जाति एक तरह से राजनीति में अपना भूमिका निभा रही है। फिर है चौथा कि दलित और नीची जातियों का भी महत्व निर्वाचन के वक्त बढ़ जाता है। जो दलित समाज के लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनका भी चुनाव के वक्त महत्व बढ़ जाता है। और वो इसलिए कि जब चुनाव का वक्त आता है तो कोई उच्च वर्ग या उच्च जाति के उम्मीदवार भी नीची जाति के सम्मुख नम्र भावना से जाते हैं। जब चुनाव के वक्त आता है तो भले ही वो ऊंचे जाति के हो, लेकिन नीचे जाति के लोगों के सामने भी हाथ जोड़ते हैं, उनसे उनका वोट मांगते हैं, उनके साथ नम्र भावना से बात
करते हैं। तो इस समय उन नीचे जाति के जो दलित है, पिछड़े, उनका भी यहाँ पे महत्व बढ़ जाता है। उनके मन में भी ये सत्ता को यहाँ पे हासिल करने का एक विचारधारा आने लगता है। जब ऊंचे जाति के लोग भी विनय करते हैं, उनके साथ विनती करते हैं, उनको नॉर्मल होकर के एक नम्र भावना से जब उनसे बात करते हैं, तो यहाँ पे जो नीची जाति हैं उनमें भी एक आत्माभिमान जागता है और वो भी स्वाभिमान उनका जागृत हो जाता है। वो भी यहाँ पे राजनीति में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं। कहने का मतलब है कि इन जातियों में भी राजनीतिक चेतना का शुभ अवसर प्राप्त होता है, यानी इनको भी राजनीति में इंटरेस्ट आने लगता है। तो जाति का एक ये भी महत्व होता है राजनीति में। उसके बाद है चुनाव की जातीयता में हास की प्रवृत्ति। राजनीति में प्रायः जातिगत भावना पर जोर दिया जाता है। हमेशा हम लोग देखते हैं कि राजनीति में जाति, धर्म को, लिंग को मुद्दा बनाया जाता है, उसके आधार पर राजनीति तो होता है। यह धारणा भी बन जाती है कि चुनाव और कुछ नहीं बल्कि जातियों का, धर्मों का खेल है। हम लोग जब धर्म के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें भी इसकी चर्चा करेंगे। अभी हम लोग जाति के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि कई बार चुनाव जब होता है तो लोग ये भी कहते हैं कि ये तो जाति का चुनाव है, जिस जाति की संख्या ज़्यादा होगी उसी की सरकार बनेगी। यानी कि सरकार यहाँ पे लोगों के कार्य द्वारा, जो पार्टी है वो का कार्य किया, जो नेता हैं वो का काम किए, उसके आधार पर नहीं बनता है बल्कि जाति के आधार पे भी बनता है। तो इस तरह के भावना भी लोगों में आते हैं, लेकिन ये पूर्णतः सही भी नहीं है। कोई भी विचारधारा न तो पूर्णतः सही होता है न तो गलत होता है। तो इसका कुछ हिस्सा सत्य बात है, कुछ मामले में यहाँ पे जाति के नाम पे राजनीति तो होते हैं, लेकिन पूर्णतः जाति के नाम पे राजनीति भी नहीं होता है। यह सही नहीं है, पूर्णतः ये सही नहीं है। इसको हम लोग देखेंगे कि राजनीति में अन्य अवधारणाएं भी हैं जो कि इससे कम महत्वपूर्ण नहीं है, उनका भी महत्व है। उदाहरण के तौर पर देखेंगे कि किसी भी निर्वाचन क्षेत्र का गठन इस प्रकार नहीं किया गया है कि उसमें मात्र एक ही जाति की मतदाता रहे। अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि चुनाव और कुछ नहीं है, जाति के नाम पर यहाँ पे चुनाव चल रहा है, तो ये पूर्णतः सही नहीं है। क्योंकि अगर जाति के नाम पे चुनाव होता तो हमारे जो निर्वाचन क्षेत्र की बंटवारा हुई है, जो हमारे केंद्र में 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं, उसको जाति के आधार पे ही बांटा जाता। लेकिन कोई भी निर्वाचन क्षेत्र जाति के आधार पे नहीं बांटा गया है, उसका गठन जाति के आधार पर नहीं किया गया है। कोई भी निर्वाचन क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें मतदाता जो हैं वो सिर्फ एक जाति से आते हैं। ऐसा हो सकता है कि एक जाति की मतदाता की संख्या अधिक हो, ये हो सकता है कि निर्वाचन क्षेत्र में एक जाति की संख्या ज़्यादा हो, जो वोट देने वाले लोग हैं उनकी संख्या ज़्यादा हो। लेकिन कोई भी निर्वाचन क्षेत्र भारत में ऐसा नहीं है जिसमें सिर्फ एक ही जाति के लोग हों। तो यहाँ पे अगर हम ये कह रहे हैं कि चुनाव जातियों का खेल है तो ये पूर्णतः सही नहीं होता है। दूसरे जाति के मतदाता भी कम निर्णायक भूमिका नहीं निभाते हैं। मान लीजिए कि कोई निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की, कोई एक जाति के मतदाताओं की संख्या ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसी से वहाँ पे सरकार बन जाएगा, उसी जाति की सरकार बनेगा। बाकी के जो जाति हैं उसका भी महत्व होता है। अगर वो लोग मिल करके किसी दूसरे व्यक्ति को वोट कर दें तो जो एक जाति के लोग थे वो कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई ब्राह्मण जाति के संख्या जो है, मान लीजिए 10 है, 10 लोग ब्राह्मण जाति के हैं, 5 लोग यहाँ पे मोची जाति के हैं, 7 लोग यहाँ पे जो ग्वाला जाति के हैं वो हैं। इसको हम इस तरह से समझेंगे। तो ब्राह्मण जाति के निर्वाचन क्षेत्र में तो संख्या ज़्यादा है, 10 हैं, तो कहने का मतलब तो ये हो जाएगा कि ब्राह्मण जाति का ही सरकार बनेगा। लेकिन अगर मोची और ग्वाला मिल गया तो उनकी संख्या 12 हो जाएगी और जो जिसको वो सपोर्ट कर देंगे, जिनको वो वोट करेंगे, उन्हीं की सरकार बन जाएगी। तो हमारा ये कहना कि जो राजनीति है, वो जो चुनाव है वो जाति के नाम पे होता है, यह पूर्णतः सही नहीं है। सिर्फ एक जाति के नाम पे सरकार नहीं बन सकता है, सिर्फ एक जाति के लोग वोट करके अपना सरकार नहीं बना सकते हैं। इसीलिए हर पार्टी एक या एक से अधिक जाति के लोगों का भरोसा हासिल करना चाहता है। भले जाति के नाम पे राजनीति करता हो, अपने जात वालों को जात के नाम पे अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करता हो, लेकिन उस पार्टी का ये भी उद्देश्य रहता है कि वो एक से अधिक जाति के लोगों को अपने ओर खींचे, उनके भरोसे को जीते और उनका मत प्राप्त करे। तो यहाँ पे जाति सिर्फ है, यहाँ पे जो चुनाव है वो सिर्फ जाति का नहीं रह जाता है, सिर्फ एक जाति पे नहीं होता है, बल्कि इसका एक बृहत रूप है। बाकी के जो जाति है उनका भी महत्वपूर्ण भूमिका इसमें रहता है।
दूसरा है, यह भी कहना ठीक नहीं होगा कि कोई पार्टी विशेष केवल एक ही जाति का वोट हासिल कर सत्ता में आता है। इसके बारे में हम बता चुके हैं अभी कि कोई पार्टी एक जाति का वोट प्राप्त करके सत्ता में नहीं आ सकता है। जब लोग किसी जाति विशेष को किसी एक पार्टी का वोट बैंक कहते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि उस जाति के ज़्यादातर लोग उसी पार्टी का वोट देते हैं। जैसे हम बात कर लें कि कोई एक पार्टी है और कहा जा रहा है कि फलाने पार्टी का फलाने जाति वोट बैंक है, तो इसका मतलब ये होता है कि उस जाति के ज़्यादातर जो लोग हैं वो उसी पार्टी को वोट देंगे। जैसे मान लीजिए ए नाम की एक पार्टी है और बी नाम के यहाँ पे जाति है, तो बी नाम के अगर जाति की संख्या ज़्यादा है और जब कहा जाता है कि बी जाति जो है वो ए पार्टी का वोट बैंक है, इसका मतलब है कि ए पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट जो पड़ता है वो बी जाति के लोगों द्वारा पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बी जाति के वोट देने से ही ए पार्टी का सरकार बना है। उसमें सी डी ई एफ भी जाति हो सकते हैं, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट करने वाला जो जाति है वो बी नाम का जाति है, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन अगर हम ये करें कि नहीं सिर्फ वही जाति के वजह से यहाँ पे सरकार बन रहा है, तो ये कहीं से भी सही नहीं है। तीसरा है, अगर किसी संसदीय या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में किसी एक जाति विशेष की अधिकाधिक संख्या हो तो चुनाव लड़ रहे सभी पार्टियां उसी जाति विशेष के लोगों को अपना उम्मीदवार बनाते हैं। जब देखा जाता है, जैसे मान लीजिए कि कोई विधानसभा है या कोई लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ पे मान लीजिए ब्राह्मण जाति की संख्या ज़्यादा है, तो जितनी भी भारत की पार्टियां हैं या बिहार सरकार की जो पार्टी हैं, राज्य स्तरीय जो पार्टी हैं, वो सभी ब्राह्मण जाति के ही उम्मीदवार को अपने पार्टी से खड़ा करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ब्राह्मण की संख्या ज़्यादा है तो ब्राह्मण लोग ब्राह्मण को ही वोट करेंगे। तो सभी पार्टियां अपने अपने तरफ से ब्राह्मण उम्मीदवार को खड़ा करता है। तो यहाँ पे कोई भी पार्टी जातीय राजनीति कहाँ कर रहा है, हर पार्टी ब्राह्मण जाति के लोगों को खड़ा कर रहा है। भले वो पार्टी किसी और जाति का हो, किसी और जाति के सपोर्ट का हो, लेकिन वो अपना वोट प्राप्त करने के लिए जहाँ पे जिस जाति की संख्या ज़्यादा होती है उसी जाति के लोगों को उम्मीदवार बना करके खड़ा करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि उस निर्वाचन क्षेत्र में किसी जाति के मतदाता के सामने उनकी जाति का एक भी उम्मीदवार नहीं होती। ये भी चीज़ यहाँ पे देखने को मिलता है। चौथा है, अगर जातीय भावना अस्थायी और अटूट होता है तो जातीय गोलबंद पर सत्ता में आने वाले पार्टी की कभी हार नहीं होती है। अगर सिर्फ जाति के नाम पर यहाँ पे राजनीति होता तो जो पार्टी जाति के आधार पे जीत के जाता वो तो कभी हारता ही नहीं, वो हमेशा सत्ता में ही रहता। यह माना जा सकता है कि क्षेत्रीय पार्टियां जातीय गुटों से संबंध बनाकर सत्ता में आ जाए। हम ये कह सकते हैं कि कोई पार्टी क्षेत्रीय लेवल पर जाति का उपयोग करके, जातिवाद का सहारा लेकर के सत्ता में आ जाए, लेकिन जब बात होगी पूरे भारत में एक राष्ट्रीय पार्टी बनने की बात होगी, जब केंद्र में सरकार की बात करनी होगी, तो उसको जाति से ऊपर उठ करके सोचना होगा, उसको धर्म से ऊपर अपना विचार रखना होगा, तभी वो एक राष्ट्रीय पार्टी बन सकता है, अथवा वो एक राष्ट्रीय पार्टी कभी भी नहीं बन पाएगा। अब हम लोग यहाँ पे इसके निष्कर्ष पे बात करें तो हम कह सकते हैं कि राजनीति में जाति की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसकी भूमिका तो है, परंतु दूसरे कारक भी कम असरदार नहीं होते हैं। मतदाता अपनी जातियों से जितना संबंध रखते हैं, अक्सर उससे ज़्यादा गहरा संबंध राजनीतिक दल में भी रखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो वोटर हैं वो अपने जाति के साथ संबंध तो रखते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा किसी पार्टी के साथ भी वो संबंध रखते हैं, भले वो किसी और जाति का हो, और दूसरे जाति वाले पार्टी को भी वो वोट करते हैं, क्योंकि उनके लिए वहाँ पे पार्टी महत्वपूर्ण होता है, न कि वहाँ पे जाति। तो ये चीज़ भी देखने को मिलता है। फिर भी एक ही जाति समुदाय में अमीर और गरीब लोग प्रायः अलग अलग पार्टियों का वोट देते हैं। ये अपना अपना सबका विचार है। सरकार या राजनेताओं की लोकप्रियता उनके जातीय मुखौटा के कारण नहीं बढ़ती है, बल्कि उसके काम काज के कारण बढ़ती है। जो सरकार है या जो भी राजनेता हैं, जाति के आधार पर राजनीति करके वो अपना पॉपुलैरिटी नहीं बढ़ा सकते हैं, वो अपना पहचान नहीं बना सकते हैं। राजनेता की, सरकार की जो पहचान होती है वो जाति के आधार पर नहीं, बल्कि वो जो काम करते हैं उसके आधार पर होती है। अगर वो
सरकार में जो व्यक्ति है, जो नेता है, वो बेहतर काम करता है तो देश के सभी लोग उसका सपोर्ट करते हैं, चाहे वो किसी जाति धर्म लिंग के हो, सब कोई उसका सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें उनके काम से पहचाना जा सकता है। अगर हम बात करें यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री जी की, या हम लोग बात करें अटल बिहारी वाजपेयी की, तो लोग उनको जाति के नाम पे उनका रिस्पेक्ट, उनका आदर नहीं करते हैं। उनकी जो पहचान है वो उनका यहाँ पे जाति के नाम पे या कोई समुदाय या संप्रदाय के नाम पे उनकी पहचान नहीं है, बल्कि वो जो काम किए उस काम के आधार पे उनकी पहचान है। अगर हम बात करें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का, तो उनके जो पहचान है वो किसी धर्म के नाम पे उनकी पहचान नहीं है, बल्कि वो जो काम किए उसके वजह से उनकी पहचान है। और भारत के किसी भी समुदाय, किसी भी संप्रदाय, किसी भी जाति धर्म लिंग के लोग हों, हर कोई अटल बिहारी वाजपेयी हो गए, लाल बहादुर शास्त्री हो जाएं, या हमारे APJ अब्दुल कलाम हो जाए, सब कोई इनका आदर करता है, इनका रिस्पेक्ट करता है। तो राजनेताओं की जो लोकप्रियता है वो जाति के आधार पर नहीं बनता है, बल्कि वो जो काम करते हैं उसके आधार पे बनता है। तो जाति में रह करके बहुत ज़्यादा क्षेत्र, बड़े क्षेत्र तक हम राजनीति नहीं कर सकते हैं। एक छोटे क्षेत्र तक, एक हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि एक छोटे से दायरे में, एक क्षेत्रीय रूप में हम लोग राजनीति कर सकते हैं, सत्ता में आ सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय रूप में जाति के आधार पे हम लोग राजनीति नहीं कर सकते हैं, हम सरकार में नहीं आ सकते हैं, वहाँ पे जाति का कोई महत्व नहीं रह जाता है। आगे हम लोग बात करेंगे जाति के अंदर राजनीति। अभी तक हम पढ़े थे राजनीति में जाति, अब हम लोग पढ़ेंगे जाति में राजनीति। जिस तरह से राजनीति में जाति का महत्व है, उसी तरह से जाति में भी राजनीति होता है। हमने अब तक यही देखा है कि जाति की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी कि जाति राजनीति को प्रभावित करती है, परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि राजनीति और जाति के बीच एक पक्षीय संबंध है। हम लोग देख रहे हैं कि राजनीति में जाति का महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन सिर्फ राजनीति में जाति का ही भूमिका नहीं है, बल्कि जाति में भी राजनीति की भूमिका है। राजनीति में भी जाति को, जो राजनीति है, राजनीति भी जाति को प्रभावित करता है और राजनीति जाति भावना को उभारता है। जाति विशेष समुदाय को साथ लेने की कोशिश करता है जो कभी उससे अलग था। जैसे कि हम एग्जाम्पल में देखेंगे कि कभी कभी राजनीति का यह भी कोशिश रहता है कि करीब करीब समान स्थिति वाले कई जाति समुदायों को जोड़कर गठबंधन बनाया जाए और राजनीतिक सत्ता हासिल किया जाए। तो यहाँ पे जाति में भी राजनीति होता है, अलग अलग जाति समुदाय के लोगों को जोड़ करके एक होकर के यहाँ पे सत्ता को हासिल करने की भी कोशिश किया जाता है, यानी कि जाति में भी राजनीति होता है। उत्तर भारत के कुछ प्रांतों में इस तरह के प्रदेश अवश्य दिखाई पड़ते हैं। और उत्तर बिहार में, भारत की क्या बात करना, हम लोग अपने बिहार की बात कर लें तो अभी हमारा जो एक कार्यकाल है नीतीश कुमार जी का, वो पूरा नहीं हुआ है। और हम लोग को पता है कि बीच में ये RJD के साथ अपना गठबंधन भी किए थे। और इन दोनों की जो अगर एक तरह से देख लें तो जो RJD है, मुख्य रूप से इसको माना जाता है कि ये तो यादवों की जाति है, और जो नीतीश कुमार जी की पार्टी है जदयू, उनको तो माना जाता है कि ये जो पिछड़े लोग हैं उनकी पार्टी है। RJD को मुस्लिम और यादव की पार्टी मानी जाती है। तो यहाँ पे ये दोनों अलग हैं, लेकिन जब गठबंधन की सरकार बनी थी तो इन दोनों को मिला करके बना था। दोनों के जाति के समुदाय के जो लोग हैं, दोनों उसमें एक तरह से मिल गए। तो कई बार यहाँ पे एक गठबंधन करके भी अलग अलग जाति समुदाय के लोग को जोड़ के गठबंधन करके भी यहाँ पे सरकार बनाया जाता है, और बिहार हमारा अच्छा इसका एग्जाम्पल है। गठबंधन न के जातियों के बीच मोल भाव, और गठबंधन के, यहाँ पे जो गठबंधन है, गठबंधन के जातियों के बीच मोल भाव और समाज चलता रहता है। दूसरे शब्दों में हम इसे जातियों का राजनीतिकरण की संज्ञा भी दे सकते हैं। दूसरा है कि पूरे भारत की राजनीति आज पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक तथा वंचित समुदाय के इर्द गिर्द घूम रही है। देखिए किस तरह से राजनीति, जाति में राजनीति हो रहा है, यानी कि जाति को कैसे राजनीति प्रभावित कर रही है। आज की अगर हम बात करें तो चाहे वो कोई भी पार्टी हो, वो दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों और जो वंचित समुदाय के लोग हैं उसकी बात तो वो करता ही है, उसी के इर्द गिर्द घूम रही है। अपनी सत्ता मजबूत करने हेतु इनके स्थिति में सुधार लाने में लगे हुए जो भी पार्टी है, वो सत्ता प्राप्त करने के लिए जो भी दलित पिछड़े हैं उनके स्थिति में सुधार लाने की लगातार ये लोग कोशिश कर रहे हैं, ताकि उनका वोट हमें प्राप्त हो। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि भारत का सर्वांगीण विकास हो रहा है। आज राजनीति का केंद्र बिंदु इन वंचित तथा शोषित समूहों के आसपास ही स्थित हो गया है। तो इसका हम लोग को फायदा ये हो रहा है कि इसमें
भारत के जो भी लोग हैं सबका विकास हो रहा है। आज की जो राजनीति है वो इन्हीं लोगों के ऊपर केंद्रित है, इन्हीं के ऊपर ध्यान दे करके राजनीतिक पार्टियां काम कर रही है। कोई भी पार्टी जब सत्ता में आती है तो वंचित, अल्पसंख्यकों और जो पिछड़े जाति के लोग हैं उनको ध्यान में रख करके यहाँ पे राजनीति करते हैं, उनको ध्यान में रख करके नियम कानून योजना को बनाती है। तो अनजाने में ही सही, लेकिन राजनीति का एक सकारात्मक पहलू है, ये एक अच्छा चीज़ है, ये लोकतंत्र के लिए भी बेहतर माना जाता है। कहने का मतलब है कि आज की राजनीति का प्रमुख उद्देश्य जो है वो दलित, वंचित और पिछड़े जातियों को जमीन, संसाधन और अवसर उपलब्ध कराना हो गया है, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके, वो लोग उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सके। तो आज की जो भी पार्टियां हैं वो इस तरह से अपने योजनाओं को ला रही है, इस तरह से वो काम कर रही है, सरकार इस तरह से काम कर रही है कि जो भी वंचित समाज में हैं, जो पिछड़े हैं, दलित है, अल्पसंख्यक हैं, उनकी स्थिति में सुधार हो, उनको समाज में बराबरी का हक मिले, उनके साथ समानता वाला व्यवहार किया जाए, तो इन्हीं के लिए काम कर रही है। चाहे वो कोई भी पार्टी सत्ता में आए, उनका केंद्र बिंदु यही रह गया है। सत्ता में इनकी अधिक से अधिक भागीदारी के वायदे भी किए जाते हैं कि उनको सत्ता में लाया जाएगा, उनको भी वो हक दिया जाएगा, और इनका महत्व वोट बैंक के रूप में भी अब काफ़ी बढ़ गया है। तो एक तरह से यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरह से जाति में भी राजनीति हो रही है। तो आज के लिए हमारा जो है वो इतना ही था। ये जो हम लोग को था टॉपिक राजनीति में जाति, उसके महत्व, फिर जो जाति में राजनीति है उसको, इन सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे चर्चा कर चुके हैं। अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग राजनीति में धर्म की क्या भूमिका है, वो क्या इसमें करता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।